92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ संकेत शर्मा की लिखी कहानी 8 पेज का खत, बिना किसी एड ब्रेक के। प्रिय डार्लिंग पत्नी, अब शर्माना मत कि मैं तुमको डार्लिंग कह रहा हूँ, क्योंकि तुम ही चाहती थी ना कि मैं तुमको डार्लिंग बुलाऊं। शादी को 1 साल हुआ था और तुमने जिद कर ली थी कि तुमको कोई अंग्रेजी की पिक्चर देखनी है। गांव में अंग्रेजी फिल्म तो दूर, सिनेमा हॉल तक नहीं था। बड़ी मुश्किल से बहाना बना के माँ बाबूजी से झूठ बोल के तुमको शहर ले गया था और मिनरवा टाकीज में हमने पिक्चर देखी थी। फिल्म का नाम न तुमको याद हुआ था न मुझको, और समझ में तो हम दोनों को दूर दूर तक नहीं आई थी। लेकिन एक बात तुमने पकड़ ली थी कि फिल्म का नायक नायिका को प्यार से डार्लिंग डार्लिंग कह रहा है, तो तुम भी मुझको डार्लिंग बुलाओ। माँ बाबूजी से छुप के मैं जब भी तुमको डार्लिंग बुलाता, तुम शर्माते हुए जाने का अभिनय करते हुए वहीं मेरे पास खड़ी रहती कि ये सोच के कि मैं अभी कोई शरारत करूंगा। लेकिन मैं निरा मूर्ख तुम्हारा इशारा समझता ही नहीं था। मुझे लगता डार्लिंग कह तो दिया, अब क्यों खड़ी यहाँ पे। कभी कभी तो तुम खड़ी रहती और मैं उठ के चला जाता। मैं जानता हूं पीछे से तुम बहुत भला बुरा कहती थी। वैसे डार्लिंग, तुम्हारी इस डार्लिंग कहलवाने की आदत ने मुझको कई बार पशोपेश में भी डाला है। याद है कैसे उस दिन माँ बाबूजी के साथ खाना खाते हुए मेरे मुंह से निकल गया था, डार्लिंग वो कटहल का अचार देना। वो तो माँ बाबूजी को 7 कोस दूर तक पता नहीं था कि डार्लिंग का मतलब क्या होता है। पता होता तो बड़ी खिंचाई होती। वैसे डार्लिंग, तुमको बता दूं कि आज मैं तुमको अपने जीवन का सबसे लंबा खत लिखने वाला हूं, 8 पेज का खत। क्योंकि वो मोटी सी बड़ी सी कॉपी जो तुम मुझको थमा के गई थी, उसमें सिर्फ 8 पेज ही बचे हैं। आखिरी 8 पेज सोच रहा हूं आज निपटा दूं। वैसे भी 70 साल की उम्र में अब बार बार चिट्ठी लिखी नहीं जाती। ये मत सोचियो कि 70 का हो कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। बात यह है कि तेरे बिना अब दिल नहीं लगता डार्लिंग। जब तू थी तो बात ही कुछ और थी, अब तू नहीं है तो वो बात भी नहीं है। तेरे जाने के बाद ना लाइफ बड़ी बेरंग सी हो गई है। थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया हूं मैं। वैसे तो 70 की उम्र में सभी थोड़ा अजीब से हो जाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा उदास हो गया हूं। पर इसकी जिम्मेदार भी तुम ही हो। तुम भी तो बिना बताए यूं ही चली गई थी। उस दिन जब मैं सिन्हा साहब के यहाँ से लौटा तो घर पे कोई नहीं था। पड़ोस वाले नंदू ने बताया कि बच्चे तुझको अस्पताल लेके गए हैं। घर से भागा भागा अस्पताल जा रहा था ना, तो तेरी बात बहुत याद आई जब तू कहती थी कि जमाना बदल गया है, एक मोबाइल खरीद लो। और मैं कहता था तुमसे बात करने के लिए मुझको किसी मोबाइल की जरूरत नहीं है डार्लिंग। भागा भागा तेरे वार्ड में पहुंचा था। तेरे हाथ में नाक में ग्लूकोज की नलियां डाल रखी थीं। दोनों बेटे अपने अलग अलग मोबाइल पे किसी से बातें कर रहे थे। बड़ी बहू डॉक्टर से कुछ समझ रही थी और हमारा पोता दादी दादी करके रो रहा था। मैं तुरंत तुम्हारे पास आया, तुम्हें कई बार डार्लिंग डार्लिंग बोला, पर तुम उठी नहीं। ये तो तुम्हारी बात गलत थी ना डार्लिंग। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुना रहा हूं एक 70 साल के पुरुष की, जो अपनी पत्नी को उनके गुजर जाने के बाद 8 पेज का एक खत लिख रहे हैं। एक अंग्रेजी की फिल्म न समझते हुए भी देखने के बाद उनकी पत्नी अक्सर जिद किया करती थी कि उनके पति उनको डार्लिंग कह के बुलाएं। अब आगे 2 पेज खत्म हो गए डार्लिंग। पता है तुम्हारे चले जाने के बाद कबूतर भी मुझसे खफा खफा से रहने लग गए हैं। तुम थी वक्त की पाबंद। रोज सुबह शाम वक्त पे बाजरा डालती थी, तो कबूतरों का भी चाय नाश्ते का टाइम बन गया था। और जब से तुम गई हो, मेरा जब मन करता है तब बाजरा डाल देता हूं। अब बेचारे वक्त बेवक्त खाते हैं, शायद इसीलिए आना भी कम हो गया है। अब तो मैं अगर उनके पास जाता हूं तो या तो दूसरी तरफ मुंह फेर लेते हैं या उड़ जाते हैं। परसों तो गुस्से से पंख मार गया एक कबूतर चेहरे के पास। 1-2 दफा बहू को भी कहा है कि कबूतरों को वक्त पे दाना डाल दे, पर शायद बहू को कबूतर पसंद नहीं है। ठीक कबूतरों की तरह गमलों का भी हाल है। कभी कभी हमारे पोते को चॉकलेट का लालच देके बोल देता हूं कि पानी डाल दे, और वो भी वीडियो गेम पे लड़ना झगड़ना ज्यादा पसंद करता है। लेकिन इस सब के लिए भी मैं तुमको ही जिम्मेदार ठहराऊंगा डार्लिंग। तुम ही ने मेरी आदत बिगाड़ी थी। मुझे कोई काम करने नहीं देती थी। रिटायरमेंट के बाद से ही कहती थी कि सारी जिंदगी काम किया है, अब आराम करो, मैं किस लिए हूं। देख लो उसका नतीजा। बेचारे कबूतर और पौधे भुगत रहे हैं।
हल्दी के अचार का स्वाद तो अब भूल सा गया हूं। एक दफा बाजार से लाया था, बस 1 चम्मच के बाद वैसे का वैसा ही पड़ा है। तुम्हें तो याद ही होगा कितना तंग करता था तुमको मैं हल्दी के अचार के लिए। शुरू शुरू में तो तुम शायद मजबूरी में बनाती रही, पर जैसे जैसे हम दोनों के बाल पकने लगे तुम्हारी अकल पे अलग रंग चढ़ने लग गया था। मैं नहीं बनाऊंगी हल्दी का अचार, मेरा सूट खराब हो जाता है। आम का अचार खा लो। बताओ, मतलब पति से ज्यादा तुमको अपने सूट से प्यार था। लेकिन तुमको भी मुझसे झगड़ने में मजा आता था। अगर मजा ना आता झगड़ने में तो हर बार झगड़ा करके तुम अचार थोड़ी ना बनाती मेरे लिए। वो झगड़ा याद आता है डार्लिंग, कभी कभी। कभी कभी भी नहीं, कह लो कि अक्सर याद आता है। अच्छा उदास मत हो, एक चुटकुला सुनाता हूं। मैंने एक दिन बड़े से कहा कि अपनी पत्नी को बोल दे जरा हल्दी का अचार डाल दे। तो अगले दिन बोला, बाबूजी आपकी बहू कह रही थी कि पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, हल्दी का अचार तो पड़ता ही नहीं है। आई ना हंसी डार्लिंग? मुझे भी आई थी। ठीक कहती थी तुम कि बच्चों के लिए भी गांव की बहू लाओ। मैं भी कहता रहा जहां उनकी मर्जी है वहीं करने दो शादी। अच्छा डार्लिंग, अब जल्दी से एक वादा करो कि तुम गुस्सा नहीं करोगे। नहीं ऐसे नहीं, वादा करो मेरे हाथ पे अपनी हथेली रख के कि तुम गुस्सा नहीं करोगे। हाँ, वो मेरे दफ्तर की पार्टी तो याद होगी ना तुमको, जिसके बाद तुम झगड़ी थी मुझसे और तुमको मनाने में मुझको पूरे 3 दिन और 512 रुपए खर्चा करने पड़े थे। अब झगड़े की वजह तो तुम जानती हो। देखो गुस्सा नहीं, तुमने वादा किया था। पहले पूरी बात सुन लो। तब भी तुम मेरी बात ना सुनने और ना समझने के लिए तैयार थी। डार्लिंग, मैं अभी भी कभी कभी उन्हीं सुषमा जी से बातें कर लिया करता हूँ। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज मैं कहानी सुना रहा हूँ एक 70 साल के पुरुष की, जो अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद उनको 8 पेज का एक लेटर लिख रहे हैं। उनकी पत्नी जिद किया करती थी कि उनके पति उनको डार्लिंग कह के बुलाएं, और इस लेटर में ये बात जाहिर की है कि अब भी किन्हीं सुषमा जी से वो कभी कभी बात कर लिया करते हैं। अब आगे। डार्लिंग, मैं जानता हूं कि अब तक तुम्हारा गुस्सा 7वें आसमान को भी पार कर चुका होगा। देखो, ज्यादा ऊपर मत जाने दो गुस्से को। बेचारी ओजोन परत में पहले ही बड़ा सा छेद हो चुका है। अच्छा, मानोगी नहीं? देखो, 5वें पेज पे पहुंचने वाला हूं। ऐसे गुस्सा करती रही तो 8 के 8 पेज तुमको मनाने में लग जाएंगे। अच्छा, मेरी गलती क्या थी ये बताओ? तुम्हें याद दिलाने के लिए मैं ये बता दूं कि सुषमा, मेरा मतलब है सुषमा जी, मेरे दफ्तर में मेरी कलीग थी, और क्योंकि हमारी सीट आसपास थी तो हम कभी कभार बात कर लिया करते थे, जैसा अक्सर होता है। डार्लिंग, 3 घंटे के रोडवेज बस के सफर में भी आप साथ बैठे आदमी से बात तो कर ही लेते हो ना। और सुषमा जी तो 8 घंटे बिताने वाले दफ्तर में मेरे साथ बैठती थी, तो उनसे बात करना तो लाजमी था। मगर तुम्हारा पारा तो सुषमा नाम सुनते ही चढ़ जाता था। और किस वजह से? मेरे दफ्तर में होने वाले वार्षिक महोत्सव की पार्टी में होने वाली एक छोटी सी बात से। उस पार्टी में मैंने वही कोट पैंट पहना था जो तुम्हारे पिताजी ने 5वीं सालगिरह पे दिया था। तुम मेरे बाईं तरफ खड़ी चाट खा रही थी, और तभी सुषमा, माफी चाहूंगा डार्लिंग, सुषमा जी मेरे पास से गुजरी और बोली, अरे जंच रहे हैं आप इस सूट में। बस डार्लिंग, इतनी सी बात तो बोली थी सुषमा जी ने, और तुमने क्या क्या सुना दिया था मुझको। आप दूर रहा करो जी, इससे अच्छी औरत नहीं है। पति की शक्ल तो देखो इसके, कितना बदसूरत है। आप कितने सुंदर हो, बिना बाल रंगे सारे बाल काले पड़े हैं आपके। उसके पति ने तो सूट भी नहीं पहना। अरे पहनेगा भी तो आप जैसा नहीं लग सकता। कोई जरूरत नहीं दफ्तर में इसके पास बैठने की। बड़े बाबू से बात करके अपनी सीट बदलवा लो। आप बात नहीं करोगे बड़े बाबू से, मैं करती हूँ। हे भगवान, कितना कुछ बोल दिया था तुमने। अरे सिर्फ तारीफ ही तो की थी सुषमा जी ने। वो तो मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया था, वरना तुम तो बड़े बाबू के पास जाने वाली थी, और मुझको यकीन था तुम जाती तो मेरी सीट बदलवा के आती। तो मैं कह रहा था कि मैं अभी भी कभी कभी उन सुषमा जी से मिलने चला जाता हूं, और अब तो वो दोनों पति पत्नी भी रिटायर हो चुके हैं, तो हर वक्त मेरी तरह घर में ही रहते हैं। पता है सुषमा जी तुम्हारी बड़ी इज्जत करती हैं। डार्लिंग, मैंने उनको वो बात बता दी थी कि तुम उस रात उनसे चिढ़ गई थी। बहुत हंसे थे हम लोग मतलब मैं, सुषमा जी और उनका पति। 2 बच्चे हैं उनके, ये तो तुमको मालूम ही था। एक लड़का एक लड़की। लड़की की शादी हो गई तो वो उनके साथ रह नहीं सकती, और लड़का दुबई में किसी ऑयल कंपनी में मैनेजर है। कह रही थी हर महीने कुछ दिरहम भिजवा देता है। मैंने तो मन ही मन शुक्र मनाया कि चलो अपने बेटे जैसे भी हैं हमारी आंखों के सामने तो है। लो डार्लिंग, 5वां पेज भी खत्म हो गया। अब सिर्फ 3 पेज बचे हैं और बातें ढेर सारी। अब देखो, सोचना पड़ेगा मुझको कि क्या लिखूं। अरे हाँ, वो बैगनी साड़ी याद है जो मैं बनारस ट्रिप से लाया था तुम्हारे लिए, जिसमें तुम बिल्कुल मधुबाला जैसी लगती थी। बड़ी मुश्किल से बची वो साड़ी। बताता हूं क्या होने वाला था बेचारी के साथ।
आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुना रहा हूं एक 70 साल के पुरुष की, जो अपनी दिवंगत पत्नी को एक 8 पेज का लेटर लिख रहे हैं। उन्होंने पिछले कुछ पन्नों में अपनी पत्नी को यह बताया है कि वो उन सुषमा जी से अभी भी कभी कभार मिल लिया करते हैं जिनके नाम से उनकी पत्नी बहुत जला करती थी। अब आगे। डार्लिंग, तुम्हें वो अपनी बनारसी बैगनी साड़ी याद है ना, जो तुमने 6 महीने नहीं पहनी थी कि कहीं खराब ना हो जाए? तुम्हें तब भी समझाया था और आज भी समझा रहा हूं कि कपड़ा अगर पेटी में बंद पड़ा रहे ना तो पड़ा पड़ा खराब हो जाता है। हाँ, और अगर मैं ना होता तो तुम्हारी वो मनपसंद साड़ी दूध का पतीला बन गई होती। हुआ ये था कि एक दिन कपड़े के बदले बर्तन देने वाली घर पे आई और बड़ी बहू ने वो बैंगनी साड़ी निकाल के दे दी, क्योंकि उसके बदले में उसको दूध का एक पतीला मिल रहा था, वो भी घटिया स्टील का। ऐन वक्त पे मैंने देख लिया और बहू को डांटा कि किससे पूछ के तुम्हें साड़ी दे रही हो, तो उल्टे मुंह बोलती हैं, बाबूजी क्या जिद्दी हैं आप भी, कौन पहनेगा इस साड़ी को अब? मैं तो पहले गुस्से में था, मैंने बोल दिया मैं पहनूंगा, कोई तकलीफ है क्या? पता है डार्लिंग क्या बोलती है बहू? बाबूजी मम्मी मर चुकी हैं, आप कब समझेंगे? डार्लिंग, दिल किया कि वहीं बहू को डांट के बोल दूं कि निकल जा मेरे घर से, पर तुम्हारा कहा याद आ गया कि बहुओं को घर में माँ बाप का प्यार तुम ही दोगे। चुपचाप तुम्हारी साड़ी लेके अंदर गया और अगले दिन एक बड़ा सा महंगा सा पतीला अपने पैसे से खरीद के घर में ले आया। 3 रात, पूरी 3 रात डार्लिंग नींद नहीं आई मुझको। फिर चौथी रात तुम्हारी बैंगनी साड़ी निकाल के साथ वाले सरहाने पे रखी, तब जाके आंख लगी। सोचा अगले दिन बहू से माफी मांग लूं कि मैंने थोड़ा खराब ढंग से बातचीत की, पर सोचा तुम्हारी साड़ी के साथ इतना बुरा करने जा रही थी वो, तो क्यों माफी मांगूं मैं? मैंने नहीं मांगी माफी और उसका नतीजा भी भुगता। 2 दिन तक खाना खुद ही लाना पड़ा रसोई से। फिर तीसरे दिन तक मेरी अकल ढीली हो गई और मैंने बहू से माफी मांग ली। हालांकि अब तुम्हारी वो बैंगनी साड़ी बैंगनी नहीं रही, हल्का हल्का रंग उतरने से लग गया है और एक अजीब सा गहरा आसमानी रंग आ रहा है। कभी कभी जब उसको देखता हूं तो दिल करता है कि बनारस चला जाऊं और उस कमबख्त दुकान वाले को पीट के आऊं। पता है साड़ी खरीदते वक्त क्या बोला था वो? सर जी, बनारस की खास साड़ी है, आपकी 7 पुश्तों तक चलेगी। डार्लिंग, कहीं तुम ही इसका बैंगनी रंग तो नहीं उतार रही, या मेरी नजर तो कमजोर नहीं हो रही है? क्योंकि जिस दिन से तुम गई हो ना, बस तभी से मुझको ये बैंगनी रंग फीका फीका सा दिखने लगा था। ये लो डार्लिंग, ये तुम्हारी साड़ी तो बड़ी चालाक निकली। 6ठा पेज खत्म होने को आया है। ऐसा करूंगा कि अगर 8 पेज तक बात पूरी नहीं हुई तो इस कॉपी की जिल्द पे भी लिख डालूंगा, पर जिल्द कहां उठाता फिरूंगा, तो बातें 8 पेज तक खत्म ही करनी पड़ेंगी। डार्लिंग, कम से कम 5-6 बार मैंने सोचा कि तुम्हारे पास आ जाता हूं और 1-2 बार तो कोशिश भी की। अरे गुस्सा मत हो, सिर्फ नाकाम कोशिश की। क्या करता डार्लिंग, कब तक पार्क में घूमूं, कितना अखबार पढूं, मोहल्ले के बच्चों से कितना झगड़ूं, कब तक अपने शिमला हनीमून की तस्वीरें देखूं, कब तक तुम्हारे बिना और जीऊं डार्लिंग। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुना रहा हूं एक 70 साल के बुजुर्ग की, जिनकी पत्नी गुजर चुकी हैं और वो उनको एक 8 पेज का लेटर लिख रहे हैं। उनकी पत्नी कोई अंग्रेजी पिक्चर देखने के बाद सालों से उनसे जिद किया करती थी कि उनके पति उनको डार्लिंग कह के पुकारें। अब आगे। एक दिन तो कमाल हो गया डार्लिंग। अपने पोते से कहा, यार मुझे भी दिखाओ ना तुम्हारी ये महाभारत वाली वीडियो गेम। तो बोला, दादू ये महाभारत थोड़ी ना है, ये तो घोस्टलैंड है और इसमें तो मैं आपको आराम से पीट दूंगा। मैंने कहा, अरे रहने दे बेटा, बड़े अखाड़े किए हमने बचपन में, यूं पटखनी दूंगा मैं तुमको। डार्लिंग, मुझे तो वीडियो गेम खेलने वाला रिमोट ही समझ नहीं आया। पूरे 3 दफा हरा दिया तुम्हारे पोते ने। आजकल अपने बाप से कोई नई तरह की वीडियो गेम की मांग कर रहा है जो रिमोट से नहीं, हाथों के इशारों से चलती है। मैंने सोचा ऐसा वीडियो गेम तो भगवान पति के रूप में कब का बना चुका है, बेचारा पत्नी के इशारों पे ही तो चलता है। देखा ना डार्लिंग, हंसी आई ना तुम्हारे चेहरे पे? शादी के कई साल बाद देखने को मिली थी तुम्हारी ये हंसी। पहले पहले तो तुम घूंघट करके ही रखती थी, तो कभी समझा ही नहीं कि तुम हंस रही हो या रो रही हो। अच्छा डार्लिंग, तुम्हारे गुस्से की भी बहुत याद आती है। अक्सर तब जब मैं मीठा खाता हूँ, तुमसे छुप छुप के बेसन के लड्डू खाता था और तुम मुझको पकड़ लेती थी और फिर क्या सजा देती थी मुझको याद है। जाओ छत से कपड़े उतार के लाओ। बताओ यार डार्लिंग, ये क्या सजा होती है कोई?
अब जब भी मीठा खाने का दिल करता है तो लड्डू ले आता हूँ बेसन का, उसको हाथ में पकड़ के पूरे घर में घूमता हूँ, पर कोई नहीं रोकता। कोई नहीं कहता शुगर बढ़ गई तो मुझको मत कहना। कोई नहीं कहता खबरदार जो खाया छत से कपड़े उतार के लाने पड़ेंगे। 7वें पेज पे पहुंच गया हूं डार्लिंग। पता है कई बार तो मैं तुमसे झूठ बोलता था कि आज मेरी शुगर फिर बढ़ गई, क्योंकि ये सुनते ही तुम बड़ा डांट देती थी मुझको और डांटते डांटते कमरे में जाके रोने लग जाती थी। तुम रो रही होती और मैं फटाफट एक लड्डू निपटा देता था और फिर कमरे में आके तुमको मनाता, और तुम गुस्से में बोलती कि कुछ हो गया ना तो मैं नहीं बचाऊंगी तुमको, और अगले ही पल तुम झट से पूछती कितनी बड़ी शुगर। देखो कितना कायर निकला मैं। जब तुमको कुछ हुआ तो मैं तुमको बचा ना सका। तुम्हें भी बुरा तो लगा होगा इस बात का, क्योंकि मुझको बहुत बुरा लगता है। बड़ा हारा हुआ सा महसूस करता हूं मैं। अरे तुम्हें कुछ दिखाता हूं डार्लिंग, ये देखो हमारी शादी की तस्वीर। लगा ना झटका देख के कि ये रंगीन कैसी हो गई। अरे अपना वो स्टूडियो वाला है ना, एक दिन बोलता कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को रंगीन कर देगा। मैंने कहा कर दे, बस करा ली अपनी फोटो रंगीन। रंगीन फोटो में कयामत ढा रही हो तुम डार्लिंग। अरे शर्माओ मत, ये देखो गालों की लाली, मांग का सिंदूर, मंगलसूत्र, और बाएं हाथ से तुम्हारा ये घूंघट से अपना चेहरा छुपा लेना। ऐसा नहीं लग रहा कि अभी बस ताजी ताजी परसों ही शादी हुई हो। पता है जब से तस्वीर रंगीन होके आई ना, कुछ दिन तो मुझको यकीन ही नहीं हुआ कि तुम हो, और जब यकीन हुआ ना डार्लिंग कि ये लड़की तुम ही हो, तो तुमसे दोबारा शादी करने का दिल कर गया डार्लिंग। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों आज मैं आपको कहानी सुना रहा हूं एक 70 साल के पुरुष की, जिनकी पत्नी गुजर चुकी हैं और जो उनको एक 8 पेज का लेटर लिख रहे हैं। उनकी पत्नी एक बार साथ में अंग्रेजी की फिल्म देखने के बाद अपने पति से हमेशा जिद किया करती थी कि वो उनको डार्लिंग कह के पुकारें। अब आगे आखिरी और 8वां पेज है डार्लिंग, सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो बात यह है डार्लिंग कि कुछ दिन पहले मैंने अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा कि यार मेरा अब इस घर में जी नहीं लगता। बस ये सुना कि दोनों भड़क गए कि पिताजी इस महंगाई में अब दूसरा घर कहां से बनवा के दें हम आपको, और अगर बनवा भी दें तो अकेले कहां रहोगे आप। छोटे ने तो हद कर दी, बोला ओल्ड एज होम चले जाइए। मैंने घूर के देखा तो नजरें मिला रहा था मुझसे। मुझे ही आंखें नीची करनी पड़ी। पापा आप खर्चे की चिंता मत करो, अगर आप ओल्ड एज होम जाना चाहते हैं तो हम उठा लेंगे आपका खर्चा, ये बड़ी बहू ने बोला था। पोता उसी दिन की तरह रो रहा था जैसे तुम्हारे जाने वाले दिन अस्पताल में रोया था। फर्क सिर्फ इतना था कि आज शायद वो समझ गया था कि असल में हो क्या रहा है। मैं तो बेटों से कहना चाहता था कि गांव में थोड़ी सी जमीन ले लो मेरे लिए, मैं वहां अकेला ही रह लूंगा। वही जमीन जो इस घर को बनाने के लिए सालों पहले बेच दी थी। ये वाला घर तो तुम्हारे कहने पे कब का दोनों के नाम बराबर बराबर बांट दिया था। कभी कभी तो मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता था कि चलो कम से कम इन्होंने मुझको घर से नहीं निकाला, शायद तुम्हारे दिए संस्कारों का असर होगा। खैर उस दिन के बाद मैं थोड़ा सा डर गया था। घर में दिल लगना ना के बराबर हो गया था। ऐसा नहीं कि घर वालों ने मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया है, लेकिन बस अब मन लगाने पे भी नहीं लगता। घर गणित की किताब बन गया है जिसको पढ़ने का बिल्कुल दिल नहीं करता, लेकिन पढ़ना पड़ता है क्योंकि परीक्षा में पास होना है। लेकिन मैं सोचता हूं मैंने जितना फेल पास होना था वो सब हो चुका। मुझे अब किसी परीक्षा में नहीं बैठना। तो डार्लिंग मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हारे बिना इस घर में और नहीं रह सकता, इसलिए मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूं। घबरा मत, पैसे हैं मेरे पास, हम दोनों के बुढ़ापे के लिए कुछ रखा था मैंने, अब मैं अकेला ही खर्चूंगा। बच्चों को फैसला सुनाया तो बोले जैसा आप ठीक समझे, बस हमें बता दीजिएगा कहाँ है। इससे ज्यादा की उम्मीद भी नहीं की थी मैंने। तुम भी जानना चाहती होगी ना कि कहाँ जाऊंगा। तो डार्लिंग पता नहीं कहाँ जाऊंगा। वैसे तो इस उम्र में ज्यादा दूर कहीं जा नहीं पाऊंगा, पर फिर भी एक ऐसी जगह जाना चाहता हूं जहां सिर्फ तुम और मैं रहें। मैं तुमसे दिन भर बातें करता रहूं, ऐसे ही लिखता रहूं और कोई मुझको टोकने वाला ना हो। पता नहीं कहाँ जाऊंगा, शायद किसी मंदिर में, किसी पहाड़ पे, किसी जंगल में, या फिर शायद किसी गांव ही चला जाऊं। अभी फैसला नहीं किया। सोचता हूं रास्ते में तुम कहीं खड़ी मेरा इंतजार कर रही होगी, बस तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा
और चल पड़ूंगा। चलो ऐश करो, तुम भी क्या याद करोगी, मुझको सही जगह पहुंचाने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी। तो डार्लिंग, सामान पैक है मेरा, बड़ी मुश्किल से किया है तुम्हारे बिना, बस निकलने वाला हूं। 8वां पेज भी खत्म हो चुका है, पर अभी तो बहुत कुछ कहना बाकी है। ऐसा करना डार्लिंग, तू ना एक नई कॉपी खरीद ले और मुझको पकड़ा दियो। अच्छा डार्लिंग, अच्छा लगा तुमसे बात करके, और हाँ, एक बात याद रखियो, आई लव यू डार्लिंग। बस इतनी सी थी ये कहानी।